आपको आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत का जोधपुर दौरे पर हैं। वैभव गहलोत भारत सेवा संस्थान पहुंचे हैं। सीधा लिए चलते हैं जोधपुर से सीधी तस्वीरें। संस्थान के एम्बुलेंस का लोकार्पण करेंगे वैभव गहलोत। विधायक मनीषा पवार, महेंद्र बिश्नोई भी साथ में मौजूद हैं। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत का जोधपुर दौरा और इस सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। भारत सेवा संस्थान पहुंचे हैं वैभव गहलोत। भारत सेवा संस्थान की एम्बुलेंस का लोकार्पण करेंगे यहां पर, और विधायक मनीषा पवार और महेंद्र बिश्नोई भी उनके साथ मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें जोधपुर से। आरसी अध्यक्ष का जोधपुर दौरा। वैभव गहलोत भारत सेवा संस्थान पहुंचे हैं और यहाँ संस्थान के एम्बुलेंस का शुभारंभ कर रहे हैं, और उनके साथ स्थानीय विधायक भी मौजूद हैं। हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना अब वैभव गहलोत करेंगे। ललित जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। ललित, भारत सेवा संस्थान के एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई वैभव गहलोत ने, क्या कुछ चल रहा है? ललित, आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, बात कीजिए। हाँ जी, थोड़ा पीछे हो गए आधे जी। ये आज एक और एम्बुलेंस समर्पित की गई, 4 पहले से चल रही है, क्या संदेश आज? नहीं, भारत सेवा संस्थान हमेशा सामाजिक सरोकार में हमेशा आगे रहा है। जिस तरीके से ये दूसरी कोरोना की महामारी का दौर आया, पूरे देश में आया, राजस्थान में आया, जोधपुर इससे छूटा नहीं रहा। जिस तरह के हालात बने उसमें भारत सेवा संस्थान ने आज ये चौथी एम्बुलेंस जनता को समर्पित की है। मुझे खुशी है इस अवसर पे मैं यहाँ आ सका, आप सब लोगों से मिलना हुआ। और अभी मैं सबसे यही अपील करूँगा मीडिया के आप तमाम बंधुओं से, आप लोगों के माध्यम से जोधपुर की जनता को, कि ये दूसरी लहर बहुत ही घातक लहर थी और अभी भी इसका खतरा टला नहीं है। वैक्सीनेशन की जो ड्राइव पूरे देश में चल रही है, प्रदेश में चल रही है, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करके वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सके हमें उसकी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और अभी भी 2 गज की दूरी, मास्क, जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल बनते हैं उन सबको हम निभाएं, तभी हम इस कोरोना की जंग में जीत पाएंगे। सर जिस तरीके से आप वर्चुअली जुड़ते रहे हैं, काफ़ी वहाँ से मॉनिटर करते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी आपने भेजे, कंसंट्रेटर भी है, तीसरी लहर को लेकर के आम जन से क्या अपील करेंगे? देखिए, अभी भी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, हमारे प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी और तमाम सरकार के नुमाइंदे जिस तरीके से दिन रात एक करके दूसरी लहर को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रोकने की कोशिश करी। और आने वाले समय में भी हम लोग जिस तरीके के एक्सपर्ट्स जो व्यू बता रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ महीनों बाद तीसरी लहर का भी अंदेशा है देश के अंदर, हमें उसको देखते हुए मैंने जैसा कहा कि वैक्सीनेशन ही इसका एकमात्र उपाय है जिससे हम इसको रोक सकें। और साथ ही वैक्सीनेशन होने के बाद भी मैं जनता से अपील करूंगा कि 2 गज की दूरी, मास्क और तमाम जो दूसरे कोरोना के प्रोटोकॉल है जो समय समय पर प्रदेश की सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, चाहे शादी समारोह की बात हो, विभिन्न सार्वजनिक फंक्शनों की बात है, उन सबको हमें कड़ाई से पालना करेंगे तभी। सीधा ले चलते हैं कोटा। आपको लोकसभा स्पीकर कोटा दौरे पर हैं और सीधी तस्वीरें 8 बजे से दौरा लोकसभा स्पीकर का। जन सुनवाई चल रही है, इससे पहले भी लगातार जन सुनवाई, जब भी लोकसभा स्पीकर यहाँ पहुँचते हैं जन सुनवाई करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। कल भी एक सुनवाई लोकसभा स्पीकर ने की थी और आज शक्तिनगर कैंप ऑफिस में जन संवाद लोकसभा स्पीकर का।
ओम बिरला एक एक व्यक्ति से व्यक्तिगत बात करते हुए शिकायती पत्र लेकर उनके तुरंत समाधान के निर्देश देते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में लोगों की समस्याएं जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें दूर करने की कोशिशें कर रहे हैं। संबंधित विभाग को, संबंधित अधिकारियों को तुरंत वो चिट्ठी सौंपी जाती है। जो ग्रामीण जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं वो अपना शिकायती पत्र दे रहे हैं, तो उन्हें दूर करने की तुरंत दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ओम बिरला की तरफ से। शक्तिनगर कैंप ऑफिस में आज जनसंवाद, जनसुनवाई चल रही है। शाकिर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। शाकिर, क्या चल रहा है? जी देखिए सुमित, 8 दिन के प्रवास पर जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं और इस दौरान वो जनसुनवाई भी कर रहे हैं और उन्होंने एक शेड्यूल, एक प्रोग्राम भी एक बनाया है। जिस तरह से लगातार क्योंकि कोरोना के चलते कई सारे लोगों की कोटा संभाग में भी मौतें हुई हैं, तो विधानसभा वार जो है वो उन परिवारों के बीच भी पहुंचते हैं। कल केशवराय पाटन में वो पहुंचे थे और उन परिवारों को ढांढस बंधाया था और जो भी जरूरतमंद, जो भी इनकी जरूरतें हैं, जो भी इस परेशानी का वक्त है, इस परेशानी के वक्त में जो है उनको मदद मिल सके, इसको लेकर के वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते जब भी वो दिल्ली में होते हैं और जब भी उनको फुर्सत होती है तो वो सीधे अपने संसदीय क्षेत्र में चले आते हैं और लोगों के बीच पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, समस्याओं को जानते हैं। उसी कड़ी में ये जनसुनवाई जो है आज भी जारी है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं यहाँ पर जो है अपनी समस्याओं को लेकर के। तो एक एक करके लोकसभा स्पीकर सभी से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे समस्याओं को जान रहे हैं और समस्याओं के निस्तारण के लिए जो है निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जी सुमित, ग्रामीण इलाके के लोग यहाँ पर ज्यादा पहुंच रहे होंगे। शाकिर, किस तरह की समस्याएं उनकी सामने आ रही हैं, किस तरह की बात वो ओम बिरला के समक्ष अपनी रख रहे हैं और क्या समस्या के समाधान के लिए ओम बिरला उन्हें आश्वासन दे रहे हैं? क्योंकि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण इलाका बहुत ज्यादा है, तो जाहिर तौर पर ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं जनसुनवाई में। ज्यादातर समस्याएं ग्रामीणों की जो है खेतों में बिजली को लेकर के होती है, नहरी पानी की समस्या यहाँ पर अक्सर देखी जाती है। अभी क्योंकि खरीफ की फसल की बुआई का वक्त है, ऐसे में डीएपी को लेकर भी जो है किसानों का प्रतिनिधि मंडल मिला था कि डीएपी जो है वो बाजार में उपलब्ध नहीं हो रही है। तो स्पीकर ओम बिरला ने प्रयास किए हैं, उसके लिए 2 रेक जो है कोटा में पहुंच भी चुके हैं डीएपी के। तो ये तमाम चीजें हैं जो ग्रामीण अपने क्षेत्रों से लेकर के पहुंचते हैं। कई जगहों पर जो है सड़क, बिजली, पानी की समस्या है, तो वो समस्याएं भी जो है यहाँ पर आकर के उनको बताते हैं। तो और जहाँ तक निस्तारण की बात है तो कई यहाँ पर जो है अधिकारी भी जो है यहाँ पर मौके पर मौजूद होते हैं। तो जो ज्यादातर जो समस्या होती है वो कोई किसी की निजी समस्या होती है। अगर किसी का हेडपंप की समस्या है, किसी को खेत में ट्रांसफार्मर लगाना है और विद्युत विभाग में उसको वो चक्कर लगा रहा है, तो उस तरह की समस्याओं पर उसको उसका तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई ग्रामीण इलाके में जल भराव की समस्या आती है या कोई रास्ते को लेकर समस्या है तो उसको लेकर भी लोकसभा स्पीकर से लोग मुलाकात करते हैं। लेकिन स्पीकर ओम बिरला की एक खास बात यह है कि वो तमाम लोगों से पूरी बात सुनते हैं उनकी और उनको पूरी तरह से संतुष्ट किया जाता है। इसके अलावा फॉलोअप भी किया जाता है। जब स्पीकर ओम बिरला दिल्ली चले जाते हैं तो एक बाकायदा यहाँ। ठीक है, शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारी के लिए। शाकिर मेरे सहयोगी कोटा से हमारे साथ जुड़े, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधी तस्वीरें शक्तिनगर कैंप में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की जनसभा। और बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से। जोधपुर के खेड़ापा से बड़ी खबर, एक बार फिर सुर्खियों में भंवरी देवी का परिवार। भंवरी के बेटे पर लगा गैंग रेप का आरोप। पीड़िता ने खेड़ापा थाने में मामला दर्ज करवाया है। दहेज प्रताड़ना और गैंग रेप की शिकायत दी है। भंवरी देवी के बेटे साहिल और हेमंत नट पर यह आरोप लगाया गया है। खेड़ापा थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, भंवरी देवी का परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में। भंवरी के बेटे पर गैंग रेप का आरोप लगा है। पीड़िता ने
खेड़ापा थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। दहेज प्रताड़ना और गैंगरेप की शिकायत दी है। भंवरी देवी के बेटे साहिल और हेमंत नट पर यह आरोप लगाया है। खेड़ापा थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, क्या ये पूरा मामला, शिकायत में क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है? देखिए, साल 2011 में जब भंवरी देवी की हत्या हुई थी, उसके बाद पूरे प्रदेश में जो है राजनीति में हलचल पैदा हो गई थी। एक बार फिर यह परिवार जो है अब सुर्खियों में आया है। भंवरी के पुत्र साहिल और उसके जेठ के बेटे हेमंत पर जो है एक इनके घर की ही पुत्र वधू ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना और सामूहिक बलात्कार करने का आरोप लगाया है। इस मामले में जो खेड़ापा थाने में जो है पीड़िता ने पेश होकर ये रिपोर्ट पेश की है, जिसके बाद आरपीएस सीओ गोपालगढ़ जो है धर्मेंद्र, वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, लगातार उसका आरोप था कि लगातार जो है दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, और जब वो दहेज नहीं ला पाई तो दोनों जो है चाचा के भाई और इस साहिल ने मिलकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसको प्रताड़ित किया। अब इस मामले की जो है जांच की जा रही है। जी, पुलिस जांच अधिकारियों से बात की है आपने? क्या कार्रवाई अब की गई है, शुरू की गई है? देखिए, ये जो रिपोर्ट जो है कल पेश की गई थी, इसके बाद अब जो है पुलिस अब अपनी जांच बढ़ाएगी, सभी को पूछताछ करेगी और इसमें जो क्या तथ्य निकल आएगा वो उसके आधार पर जो है मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल जो है पुलिस ने जो भारतीय दंड संहिता की धारा 495A और 376 और 376D में जो है मामला दर्ज किया, सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया, और इसमें जो है जांच को अब आज से आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। अब राजधानी जयपुर के ग्रेटर नगर निगम इलाके में कोई भी व्यावसायिक गतिविधि के संचालन के लिए निगम से लाइसेंस लेना होगा। ग्रेटर नगर निगम 15 जुलाई से लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। ग्रेटर नगर निगम लागू करेगा नए नियम। तंबाकू की बिक्री के लिए लाइसेंस जरूरी। कोचिंग सेंटर को भी लेना होगा लाइसेंस। व्यवसाय करना है तो लाइसेंस लेना होगा। नगर निगम के राजस्व वृद्धि हेतु जयपुर शहर की विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लाइसेंस जारी करने हेतु हमने 4 नियम बनाए हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर शील धाभाई पूरी तरह एक्शन में नजर आ रही हैं। उन्होंने निगम अधिकारियों की बैठक कर ग्रेटर नगर निगम के इलाके में बिना लाइसेंस के चलने वाले व्यावसायिक गतिविधियों पर लगाम लगाने और लाइसेंस वितरित कर निगम के राजस्व बढ़ाने का फैसला किया है। इसी के तहत मेयर ने तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं, कोचिंग, गेस्ट हाउस और पेइंग गेस्ट हाउस के संचालकों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। लाइसेंस देने की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू हो जाएगी। पहले तो हम जो लाइसेंस जिन पे लगाने जा रहे हैं, भारत सरकार की गाइडलाइंस अनुसार तंबाकू उत्पादनों के विक्रय हेतु लाइसेंस के नियम गजट नोटिफाइड हो गए हैं। शहर के संचालित कोचिंग सेंटरों के लिए हमने नियम बनाए हैं, जिसके तहत हर कोचिंग सेंटर को नगर निगम से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट, गेस्ट हाउस एंड पेइंग गेस्ट के भी नियम बनाए हैं। निगम ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ग्रेटर नगर निगम इलाके में 350 होल्डिंग साइट्स को चिन्हित किया है, जिसमें शहर के एंट्री पॉइंट्स और नवनिर्मित ओवरब्रिज वाले साइट्स शामिल हैं, जहां शहर में मिलने वाले मशहूर खाद्य पदार्थ, कपड़े और हैंडीक्राफ्ट बेचने वालों से जुड़ी जानकारी वाले होल्डिंग्स लगाए जाएंगे। इसके लिए निगम की ओर से नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जयपुर के विशिष्ट संस्थान, प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ, जयपुर की हैंडीक्राफ्ट, ब्लू पॉटरी एवं अन्य प्रसिद्ध संस्थान खाद्य पदार्थों के विज्ञापन हेतु होल्डिंग साइट्स चिन्हित करने का हमने काम किया। फिलहाल नगर निगम ने अपने राजस्व में बढ़ोतरी के लिए कई नए नियमों की घोषणा कर दी है। अब जिम्मेदारी भी पूरी तरह निगम की है, कैसे इन नियमों को अमली जामा पहनाया जाए।
दीपक, न्यूज 18, राजस्थान, जयपुर। और अब बात भगवान जगन्नाथ के बीमार होने की। उदयपुर के सेक्टर 7 स्थित जगन्नाथ धाम मंदिर में भगवान 108 घड़े के जल से स्नान करने के बाद बीमार हो गए हैं और अब 15 दिनों के विश्राम के बाद ही भक्तों को दर्शन देंगे। पंद्रह दिन के विश्राम पर गए भगवान जगन्नाथ। एक 108 घड़े जल के स्नान से भगवान पड़े बीमार। श्रद्धालुओं को आषाढ़ शुक्ल एकम को देंगे दर्शन। भगवान जगन्नाथ को पौराणिक परंपरा के अनुसार स्नान करवाया जा रहा है। श्रद्धालु पवित्र जल से भगवान को स्नान करवा रहे हैं। यह नजारा है उदयपुर के सेक्टर 7 में स्थित जगन्नाथ धाम का, जहां जगन्नाथपुरी की तर्ज पर सभी परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर 108 घड़ों के जल से स्नान करने के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद 15 दिन विश्राम कर स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद आषाढ़ शुक्ल की एकम तिथि को श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। भगवान का 108 घड़ों के साथ महास्नान किया जाता है। बाकी दर्पण स्नान होता है, वर्ष में एक बार ही जल से महास्नान होता है। और इसके बाद में आज से भगवान 15 दिन के लिए विश्राम करेंगे, यानी कि जो खिचड़ी का भोग डेली लगता है वो खिचड़ी का भोग नहीं लग करके सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई काढ़े के रूप में भगवान का भोग लगाया जाता है। और फिर आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन भगवान का पुनः प्राकट्य उत्सव एक नए कलेवर में भगवान का अन्न का भोग उस दिन लगेगा। और फिर द्वितीया के दिन नगर भ्रमण का नियम है, लेकिन जैसा भी सांकेतिक यहाँ पे नगर भ्रमण होगा द्वितीया के दिन 12 जुलाई। परंपरा के मुताबिक भगवान जगन्नाथ के बीमार पड़ने के बाद उन्हें विश्राम के लिए मंदिर परिसर में ही श्रद्धालुओं से दूर रखा जाता है। उसके बाद मंदिर के पुजारी भगवान के लिए 15 दिनों तक औषधीय गुण युक्त काढ़ा बनाकर उन्हें चढ़ाते हैं। फिर उनके स्वस्थ हो जाने के बाद उनके दर्शन के दिन 36 तरह के पकवान से भोग लगाया जाता है। लेक सिटी स्थित जगन्नाथ धाम में ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर भगवान सुदर्शन चक्र को 18 घड़े जल से, सुभद्रा जी को 22 घड़े, भगवान बलभद्र जी को 33 घड़े और जगन्नाथ स्वामी को 35 घड़े जल से स्नान करवाया गया और परंपरागत तरीके से भगवान को चंवर डोलाते हुए भक्तों से दूर मंदिर परिसर में अन्य जगह पर विराजमान करवाया गया और भगवान जगन्नाथ के स्वस्थ होने के बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को निकलने वाली रथ यात्रा की तैयारी भी शुरू हो गई। हमारे ठाकुर जी की आस्था ये है, हमारे भगवान पूरी से साक्षात पधारे हैं और हम भगवान से इतने जुड़े हुए हैं कि हमारे मतलब रोम रोम में हमारे सेक्टर 7 वासियों के बसा है प्रभु, और इसकी मेहरबानी से हमारा सबका चल रहा है। भगवान जगन्नाथ के विश्राम पर चले जाने के बाद श्रद्धालु अब उस दिन के इंतजार में हैं जब भगवान स्वस्थ होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करेंगे। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 राजस्थान, उदयपुर।